नमस्कार मित्रों, आज 29 जुलाई है और 29 जुलाई किस लिए मनाया जाता है। 29 जुलाई फेमस है, विश्व बाघ दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। वर्ल्ड टाइगर डे क्यों मनाया जाता है? इसीलिए क्योंकि बाघों की संख्या दिन ब दिन कम होते जा रही है। हालांकि इधर हाल के दिनों में संख्या में फिर से इजाफा हुआ है सरकार और लोगों के प्रयास के चलते, लेकिन फिर भी बाघों की संख्या अगर आप देखिएगा 1900 से कंपेयर कीजिएगा तो करीब करीब 4-5% ही बचा है। तो इसीलिए लोगों में एक जागरूकता लाना कि बाघ ज़रूरी है, ये इकोसिस्टम का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इसलिए इसको ख़त्म नहीं होने देना है। मानव के रहने के लिए भी बाघ बहुत ज़रूरी है, ये सब हम जानेंगे। तो इन सब के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए एक दिन जो है विश्व का साल का वो बाघ के प्रति जागरूकता लोगों में पैदा करने के लिए ये मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 2010 ईस्वी में एक सेंट पीटर्सबर्ग जगह है रसिया में, वहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ था टाइगर को बचाने के लिए, और उस कन्वेंशन में तय हुआ था कि एक दिन जो है ये मनाया जाए विश्व बाघ दिवस के रूप में, ताकि लोगों को जागरूक किया जाए इसके माध्यम से। तो उसी में जो फैसला हुआ उसके बाद ये मनाया जाने लगा। और बाघ जो है वो करीब करीब 13 राष्ट्र में देशों में पाया जाता है। हालांकि भारत का भी तो राष्ट्रीय पशु है ये, लेकिन भारत के अलावा बांग्लादेश और मलेशिया का भी ये राष्ट्रीय पशु है। तो इसीलिए वो सब देश मिले रसिया में और वो मिलजुल करके ये किए कि भाई इसको मनाया जाए। और 2010 में फैसला हुआ और 2011 से इसको हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। उसमें इस दौरान बहुत सारे वर्कशॉप वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और अवेयरनेस फैलाया जाता है कि देखिए टाइगर कितने कम होते जा रहे हैं। और तो इसके बारे में लोगों को जागरूक करना कि लोग भी सचेत हों ताकि वो बचा सके, क्योंकि केवल ये सरकार के सहयोग से नहीं होगा। आखिर जो इसका शिकार हो रहा है बाघ का, तो तभी तो वो कम हो रहे हैं, प्लस उनका हैबिटेट छीना जा रहा है। तो ये सब लोगों के प्रयास से होगा, केवल सरकार चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए ये अवेयरनेस फैलाने के लिए ये मनाया जाता है सब ये। तो ये तो हुआ बैकग्राउंड। अब हम जानते हैं कि आखिर बाघ मनुष्य के लिए क्यों ज़रूरी है। आखिर बाघ चला भी जाए तो उससे क्या दिक्कत है? बाघ तो आदमी को खा जाता है। बहुत सारा ये है, ऐसा भ्रांति है कि मनुष्य को खाता है तो इसलिए मनुष्य उसको मारता है। तो फिर आखिर हम उस अपने दुश्मन की रक्षा क्यों करना चाहते हैं? ऐसा नहीं है। बाघ अगर नहीं रहे तो इंसान भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसको समझने की आवश्यकता है कि ऐसे समझिए कि बाघ करता क्या है। अगर बाघ किसी जंगल में है तो वो हिरन को खाता है। हिरन यानी कि वो जो घास को खाने वाला या वेजिटेशन जो शाकाहारी खाने वाला उसको खाता है। तो अगर वो नहीं खाएगा हिरन को तो क्या होगा? हिरन की संख्या बढ़ जाएगी, और अगर हिरन की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा? तो उसके वजह से ये होगा कि ये वो ज़्यादा ग्रेजिंग कर देगा, और ग्रेजिंग कर देगा तो घास ख़त्म हो जाएगा। घास ख़त्म हो जाएगा और छोटे मोटे श्रब्स गायब हो जाएंगे। तो उसके चलते नुकसान क्या होगा? मिट्टी का पानी को रोक के रखने का क्षमता कम हो जाएगा, और सॉइल इरोजन भी बढ़ेगा, और पानी को जो ग्राउंड वाटर है वो भी कम हो जाएगा। और उसके चलते क्या होगा कि एक तो, और दूसरी बात है, जब आप घास हटा दीजिएगा और पेड़ पौधा को खा जाएगा जानवर, डियर ज़्यादा, तो उसके चलते जो CO2 ऑब्जर्व करता था वो चीज़ कम हो जाएगा। उसकी वजह से वातावरण में CO2 बढ़ेगा, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का चीज़ होगा। और जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगा तो जितना भी ग्लेशियर है जो वो पिघलेगा, और जब वो पिघलेगा तो फिर उसकी वजह से ये आपका जो है कि समुद्र का लेवल बढ़ेगा। जब समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो बहुत सारा द्वीप जो है वो गायब हो जाएगा। जैसे कि भारत में गंगा सागर जो बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, तो गंगा सागर जो है करीब करीब 50% गायब हो चुका है। बहुत सारा जो मंदिर जहाँ पूजा किया जाता था वो भी अब जो है कि अच्छा खासा डूब गया। तो उसी ढंग से बांग्लादेश, मॉरिशस जैसे देशों का अस्तित्व पर ग्रहण लग जाएगा अगर इसी ढंग से ग्लेशियर पिघलते रहे। वैसे भी अभी अंटार्कटिका में देखा गया है कि वहाँ पर जो है शैवाल उगने लगे हैं, तो बर्फ़ जो है हरा रंग का हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वातावरण में CO2 बढ़ रहा है। तो इसीलिए बाघ क्या करता है कि वो हिरन को खा जाता है।
एक समय से ज़्यादा, मतलब एक मात्रा से ज़्यादा उसका संख्या नहीं बढ़ने देता। जो भी ये जो है हर्बीवोरस का संख्या ज़्यादा नहीं बढ़ने देता। उसकी वजह से क्या होता है, वो ज़्यादा ग्रेजिंग नहीं होता, और जब ज़्यादा ग्रेजिंग नहीं होता तो फिर जो है कि वो आपका वो इकोसिस्टम को मेंटेन रखता है। जैसे कि मान लिया कि अगर जैसे मान लीजिए घास है, तो अब ये घास जो है, अब ये घास को खा जाएगा जो भी घास खाने वाला प्राणी है, जैसे कि गाय हुआ, जैसे आपका हिरन हुआ। अब ये घास खा के वो बनाएगा, जबकि अब क्या करेगा, शेर जो है उस हिरन को खा जाएगा, और हिरन को खा जाएगा तो हिरन कम रहेगा तो ये घास बच जाएगा। अब ये घास बचेगा, ये पौधा बचेगा, छोटा सा पौधा है, तो ये CO2 को आपको ये जो है कि सोख करके उससे वो कार्बोहाइड्रेट तैयार करेगा, फल तैयार करेगा, सेलुलोज तैयार करेगा, क्लोरोफिल तैयार करेगा, और वो जो है CO2 को सोखेगा और ऑक्सीजन को छोड़ेगा। तो वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ेगा और CO2 कमेगा, तो उससे आपका वो मेंटेन रहेगा आपका हेल्थ जो है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि भाई वो ग्रेजिंग ना होने लगे। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हर परमात्मा जो कोई भी चीज़ बनाया है उसका एक पर्पस है, वो ऐसे ही अकारण नहीं बनाया है। लेकिन इंसान को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, उसको लगता है नहीं हर चीज़ को हम मैनेज कर देंगे, और इसी के वजह से दिक्कत हो जाता है। जैसे अभी कोविड का समय चल रहा है, तो अब इंसान ठान लिया कि वायरस को ख़त्म कर देना है, वायरस से लड़ रहा है। तो ये मूर्खता है, क्योंकि लड़ने से तो कुछ नहीं होगा। वायरस का एक काम है धरती पर, तो आप बजाय कि आप खुद को बदलिए, आप फाइट करने लग गए, तो ये तो गड़बड़ है। तो इस ढंग से तो काम चलेगा नहीं। अब क्या है कि जब 1900 इस सदी का शुरुआत होता, 20वीं सदी के शुरुआत में 1900 ईस्वी के आसपास में ऐसा माना जाता है कि करीब करीब 1 लाख बाघ थे धरती पर। तो लेकिन आज के डेट में संख्या क्या है, आज के डेट में करीब करीब 4000 है, यानी कि 3800 समथिंग है संख्या पूरे वर्ल्ड में। और भारत इस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ये हम लोग भाग्यशाली हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ आज के डेट में जो 2018 का सेंसस हुआ, सबसे लास्ट सेंसस जो हुआ 2018 का, तो उस दौरान ये आंकड़ा निकल के आया कि भारत में अभी बाघ का पॉपुलेशन करीब करीब 2963 है। तो ये मानी मोटा मोटी समझिए कि 4000 बाघ अगर पूरे विश्व में है, तो उस 4000 में से 3000 बाघ खाली भारत में है। तो यानी कि पूरे 3/4 से ज़्यादा बाघ जो है 70-80% बाघ अकेले भारत में है। तो ये भारत के लिए एक अच्छा चीज़ है कि भाई हम लोगों ने, और ये ऐसा नहीं था शुरू में, तो बाघ 1400 पर आ गया था भारत में, लेकिन है कि कंटिन्यूअस सरकार का ये रहा। 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, और 1973 में ही एक और साइट्स करके कन्वेंशन हुआ था, उसमें भी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को बचाने के लिए लोग मिले थे। पूरे ट्रीटी हुआ था, एक संधि हुआ था कि हर देश एक्शन लेगा और वो सब प्रोडक्ट को नहीं बेचेगा जो कि वो सब बाघ वगैरह से निकलता है या फिर एंडेंजर्ड स्पीसीज से निकलता है। तो वो उसके चलते जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ, तो उसके चलते धीरे धीरे करके ये हुआ। लेकिन इधर के 10 साल में ये बहुत अच्छे तरीके से संख्या बढ़ाया गया है, और जो है कि टाइगर रिजर्व भी करीब करीब 50 के आसपास जो है कि वो डेवोटेड टाइगर रिजर्व जो इंडिया में अभी आज के डेट में हैं। और ये अगर आप देखिएगा तो इसका आबादी कितना है, तो भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर बोला जाता था कर्नाटका में। तो कर्नाटका को टाइगर स्टेट बोला जाता था, लेकिन अब क्या किया, मध्य प्रदेश आगे चला गया। अभी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर है, जो पिछला सेंसस 2018 में हुआ उसके हिसाब से। और उसके बाद आता है कर्नाटका का नंबर, और तीसरे नंबर पर आता है उत्तराखंड का नंबर। तो ये 3 टॉप 3 स्टेट के है आपका मध्य प्रदेश। उसके बाद करीब करीब 524 बाघ है उसमें आपका मध्य प्रदेश में। उसके बाद है आपका कर्नाटका में, और तीसरा में आता है उत्तराखंड। और उत्तराखंड में जो बहुत इम्पोर्टेंट बाघ का ये है वो जिम कॉर्बेट, जो कि पहला नेशनल पार्क था भारत का। तो वो 1936 ईस्वी में खोला गया था। उस समय उसका नाम जिम कॉर्बेट नहीं था। 1957 से फिर उसका नामकरण चेंज हुआ, जिम कॉर्बेट उसका नाम, जो कि जिम कॉर्बेट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उनके नाम पर जो है कि वो उसका नाम चेंज होकर के जिम कॉर्बेट कर दिया गया। पहले उसको ये विली नेशनल पार्क कहा जाता था, तो वो फिर बदल करके उनके नाम पर कर दिया गया। तो मोटा मोटी समझने के लिए है कि भाई सबसे ज़्यादा आपका मध्य प्रदेश में है, उसके बाद बाघ की आबादी ये आपका कर्नाटका में है, और उसके बाद फिर आपका ये आपका आबादी जो है उत्तराखंड में।
मध्य प्रदेश में एक और चीज़ है कि जो सफ़ेद बाघ होता है, वो सफ़ेद बाघ खासकर जो है आपका रीवा जिला में भोज वहाँ पर वहीं से निकला है। और संजोग से एक बाघिन को वो बच्चा हुआ था, उसको वहाँ के महाराजा थे, वो पाल पोस के बड़ा किए और उसका ब्रीडिंग कराए, और वो जो है कि वो और भी देश में गया। तो आज जो भी पूरे विश्व में सफ़ेद बाघ पाया जाता है, वो सफ़ेद बाघ सब मध्य प्रदेश के रीवा से गया हुआ है। तो ये भी जानने लायक तथ्य है। तो ये जो है, और चौथा में अगर देखिएगा तो फिर और जो स्टेट में बाघ है तो उसमें देखिएगा तो फिर आपका नंबर आएगा महाराष्ट्र का, और फिर तमिलनाडु का नंबर आएगा। तो ये टॉप 5 स्टेट अगर जोड़िएगा तो यही है। उसके अलावा बाघ आपका ये उत्तर प्रदेश में भी है, बाघ आपका जो आपका असम में भी है। तो ये सब जगह पर बाघ है अभी जो है बचा हुआ। और देखा गया है कि इधर आपका छत्तीसगढ़ में और मिजोरम में ये आपका बाघ थोड़ा कम हो गया है पिछले सेंसस में। बाकी जगह तो बढ़ा है, लेकिन इसमें जो है इन दोनों जगहों पर ये कम हो गया है। तो ये भी चिंता का विषय है कि छत्तीसगढ़ में बाघ कम हो रहा है। तो लेकिन ओवरऑल इंडिया में जो है उस समय जो क्या हुआ था, जो सेंट पीटर्सबर्ग रूस में 2010 में जब सम्मेलन हुआ, तो उसमें कहा गया कि T/2 यानी कि डबल कर देना है बाघ का संख्या कब तक, 2022 तक। लेकिन भारत जो है इस टारगेट को समय से पहले अचीव कर लिया, 4 साल पहले ही, 2022 क्या 2018 में ही ये अचीव कर लिया। और एक चीज़ और तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है जो कि जानना चाहिए, वो तथ्य ये है कि 2018 में जब सेंसस हुआ था भारत में टाइगर का, तो वो एक गिनीज बुक में रिकॉर्ड बना था, क्योंकि सेंसस करने के लिए करीब करीब 5 लाख कार्य दिवस लगा था उसमें, और अच्छा खासा हज़ारों हजार कैमराज को उपयोग किया गया था, बहुत सारा टेक्निक उपयोग किया गया था, और उसके द्वारा वो बाघों की गणना की गई थी। तो बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्निक था, और उसके द्वारा बाघों की गणना करके ये किया गया। तो ये गिनीज बुक में वर्ल्ड में रिकॉर्ड है कि सबसे अच्छे तरीके से, सबसे ज़्यादा मात्रा में कैमरा लगा के सबसे ज़्यादा दिन तक ये चलने वाला प्रोग्राम था। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, 2018 में हुआ था। तो ये तो जो है कि ये आपका पृष्ठभूमि हो गया कि भाई ये टाइगर डे क्यों ज़रूरी है और बाघों की अभी करंट क्या पॉपुलेशन है। अब हम जानते हैं कि बाघ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि बाघ का जीवन कितने दिनों का होता है। बाघ बेसिकली कैट फैमिली का कार्निवोरस एनिमल है। अब ये कैट फैमिली का है, और ऐसा माना जाता है कि टोटल कार्निवोरस जितने भी हैं उसमें से करीब करीब 16 से 20% आबादी ये कैट फैमिली का है, और सबसे बड़ा कैट फैमिली का सदस्य है बाघ। अब बाघ का भी अगर देखिएगा तो करीब करीब 8 प्रकार होता है, उसमें से 5 अभी जीवित है और 3 एंडेंजर्ड ख़त्म हो गया, वो अब नई धरती पर रहता है। तो जो 5 प्रकार है, तो उसमें ज़्यादातर 2 प्रकार तो इंडिया में है, जैसे कि आपका बंगाल टाइगर हो गया और एक इंडो चाइनीज़ टाइगर हो गया, और उसके अलावा साउथ चाइनीज़ टाइगर है, एक सुमात्रन टाइगर है। तो ये सब टाइगर, एक साइबेरियन टाइगर है। तो ये अलग अलग टाइगर का वैरायटी है। सबसे जैसे बाघ का जो वज़न होता है वो करीब करीब 200 किलो से 250 किलो का होता है, लेकिन साइबेरिया का जो बाघ होता है रसिया का, तो उसमें जो है कि सबसे ज़्यादा हैवी बाघ होता है वो लोग, और वो जो बाघ होता है वो करीब करीब 300 साढ़े 300 किलो का हो सकता है, और वो लंबाई जो है करीब करीब 3 मीटर के आसपास होता है इसका। और बाघ जो है कि बाघ का जो सेंसस, जो सबसे स्ट्रॉन्ग सेंसस होता है वो उसका हीरिंग होता है। बाघ का हीरिंग बहुत ज़्यादा, मनुष्य से 3 से 5 गुना ज़्यादा उसका हीरिंग कैपेसिटी है। मनुष्य जो है 20 किलो हर्ट्ज़ से ऊपर के साउंड को नहीं सुन सकता, लेकिन बाघ 60 किलो हर्ट्ज़ के साउंड को भी सुन लेता है, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साउंड को भी सुन लेता है, लेकिन मनुष्य नहीं सुन सकता, और ज़्यादा कम फ्रीक्वेंसी के साउंड को भी सुन सकता। तो यानी कि उसका जो सुनने का रेंज है वो मनुष्य से करीब करीब 10 गुना ज़्यादा है। तो वो 10 गुना ज़्यादा जो है कि क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है वो चीज़, वो हल्का, और ज़्यादातर नाइट में वो ये करता है, इसलिए उसका नाइट विजन मनुष्य से भी 10 गुना ज़्यादा होता है। क्योंकि वो उसमें लेकिन कलर पहचानने की शक्ति मनुष्य से कम है, इसलिए क्योंकि उसके आँख में अगर आप देखिएगा रॉड और कौन सेल होता है, तो कौन जो सेल होता है रेटिना में, तो कौन सेल जो होता है वो कलर विजन के लिए होता है, और रॉड सेल जो होता है वो होता है आपके लिए वो विजुअल एक्यूटी के लिए। तो वहाँ पर रॉड का पॉपुलेशन ज़्यादा है, कौन का पॉपुलेशन कम है बाघ की आँख में, इसीलिए जो है कि उसमें। और एक और भी चीज़ होता है, रात में देखिएगा कि किसी भी बिल्ली के फैमिली को
अगर आप टॉर्च देखिएगा रात में तो उसका आँख चमकेगा। तो उसका कारण होता है कि एक मेम्ब्रेन होता है जो रेटिना के पीछे होता है, वो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करके फिर से वापस आँख में भेज देता है, और वो लाइट 2 बार 3 बार जो है इसी प्रकार से ये होता है, तो और ज़्यादा क्लियर विजुअल एक्यूटी उसका बढ़ जाता है। तो इसीलिए वो एक प्रकार का ल्यूसिडम करके एक मेम्ब्रेन होता है जो वहाँ पर वो होता है। इसके चलते बाघ जो है मनुष्य से ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा रात में देख पाता है। तो उसका ये होता है, लेकिन उसका कलर का पहचानने का एबिलिटी मनुष्य से कम है। तो चूँकि उसको नाइट में ही शिकार करना, ज़्यादातर नाइट में शिकार करता है। बाघ जो होता है वो अकेले रहना पसंद करता है, और बेसिकली कभी कभी ऐसा देखा गया है कि वो शिकार को बांटता है, लेकिन ज़्यादातर वो अकेले रहता है। और ये जो है इसका एक टेरिटरी होता है, एक टेरिटरी होता है, क्योंकि उस टेरिटरी में दूसरे बाघ को आने नहीं देता है। मेल बाघ का टेरिटरी ज़्यादा बड़ा होता है, फीमेल बाघ का टेरिटरी छोटा होता है। और एक मेल के बाघ के टेरिटरी में हो सकता है कि 2-3 फीमेल का भी टेरिटरी मिलता हो, मतलब ओवरलैप करता हो, ऐसा हो सकता है। देखा गया है कि जहाँ पर प्रेज मतलब कि शिकार का संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर उसका टेरिटरी छोटा होता है, जैसे कि 5 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर स्क्वायर एरिया ज़्यादातर एक बार का टेरिटरी होता है रणथंभौर में। लेकिन अगर आप देखिएगा साइबेरिया में तो करीब करीब एक बाघ जो है 800 किलोमीटर से जो है कि करीब करीब उसका 1800 किलोमीटर तक भी, 1100-1200 किलोमीटर तक भी उसका रेंज होता है, स्क्वायर किलोमीटर। मतलब सोचिए कितना दूर तक वो भोजन की तलाश में जाता है। दूसरी बात, एक और भी बात जानने की आवश्यकता है कि बाघ जो है वो मनुष्य की तरह नहीं है कि वो जम के खाता है। उसको पता है कि हमको कितना खाना है। सामान्यतः जो ये बंगाल टाइगर है वो, उसका समझिए तो एक हिरन खाता है हर हफ्ते, बस यही उसका खाना है। मतलब एक हिरन खा लिया तो फिर वो अगले 3-4 दिन वो खाएगा नहीं। हाँ, लेकिन जब बाघिन प्रेग्नेंट होती है तो उस समय जो है हर दूसरे-तीसरे दिन वो एक हिरन चाहिए उसको, तो उस समय उसका 50% फूड का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि उसको अपना बच्चा भी पालना रहता है। और ज़्यादातर जो बाघ जो है करीब 20 से 25 साल जिंदा रहता है। देखा गया है कि कोई भी बाघ जब जन्मता है तो उसके 4 से 5 साल, कभी कभी 3 से तीसरे साल में भी, तो 4 से 5 साल में वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का एबिलिटी उसमें आ जाता है। उसके बाद वो कोपुलेशन करने लगता है। तो बाघ में सूंघने का भी एबिलिटी होता है, तो ज़्यादातर वो रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि होता क्या है कि फीमेल क्या करती है जब भी वो स्ट्रेस में आती है, यानी कि वो फेज जब वो गर्भवती हो सकती है तो अपना उसके यूरिन में हार्मोन निकलता है, तो वो अपना एक मार्क कर देती है और मेल, और वो आता है और उससे कोपुलेट करता है। लेकिन इसमें ये देखा गया है जानवरों में कि खासकर जो सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रीड होता है उसी को इवोल्यूशन जो है चाहता है कि प्रोपेगेट करे। इसीलिए मेल में कंपटीशन रहता है कि कौन उस फीमेल के साथ कोपुलेशन करेगा, तो फिर वो दोनों में झगड़ा होता है। जो स्ट्रॉन्ग होता है, जो जीतता है, वही उस बाघिन के साथ संबंध बनाता है और उससे बच्चा पैदा होता है। और उसके बाद मेल का रोल ख़त्म हो जाता है ज़्यादातर, फिर उसके बाद फीमेल का रोल है, क्योंकि करीब करीब 70% टाइम जो है फीमेल अपने नवजात शिशु के साथ रखती है। ऐसा देखा गया है कि हर 2 से 3 साल के में एक बाघिन जो होती है वो ये करती है, और उसका कोई ये नहीं है, कोई ये फिक्स नहीं है कि ये स्ट्रेस का कोई ये फिक्स नहीं होता, वो किसी भी समय में। और इसका एक चीज़ और भी है कि इसमें जो ओवुलेशन होता है बाघिन में, वो ओवुलेशन होता है जब कोपुलेशन होता है तब ओवुलेशन होता है। मतलब वो इंड्यूस्ड, कि कोपुलेशन इंड्यूस्ड उसका ये होता है कि जब जो दोनों कोपुलेट करता है, जब ये संभोग करता है, तो उस समय जो है कि उसी से ओवुलेशन इंड्यूस होता है। ऐसे अपने आप इंड्यूस नहीं होता है ओवुलेशन। तो ये चीज़ जो मनुष्य से अलग है। दूसरी बात, मनुष्य में करीब करीब 9 महीना का गर्भधारण रहता है, और जबकि बाघिन में जो है कि ये रहता है 2 से 3 महीना। तो 2 से 3 महीने में ही बच्चा हो जाता है, और ऑन एन एवरेज करीब करीब 3 जो है कि बच्चा बाघ का बच्चा निकलता है एक बार में। हालांकि 5, 6, 7 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो ऑन एन एवरेज देखिएगा तो 3 जो है एक बार जब गर्भधारण की तो 3। हालांकि सरवाइव तो कोई एक ही कर पाएगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि बाघ में भी जब फिर कंपटीशन होने लगता है, जो भी माँ खाना लाती है तो वो बढ़ता है, और जो सबसे स्ट्रांग होता है वो ज़्यादा खाना लेता है। तो अल्टीमेटली क्या हो, सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट, तो वो सर्वाइव करता है, बाकी एडल्टहुड तक रह भी नहीं पाता। जैसे अगर, तो इसलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। दूसरी बात, बाघ का बच्चा जब पैदा होता है तो उस समय उसको देखने का शक्ति नहीं होता,
वो करीब करीब 1 आध महीने तक, बेसिकली 15 दिन से 1 महीने के अंदर तब उसको देखने का एबिलिटी आता है। इस दौरान वो दूध ये करता है। और अब माता जो है एक किसी खास जगह में, वो जब भी गर्भावस्था में रहती है तो उससे वो पहले तैयार कर लेती है कि हमको कहाँ बच्चा देना है, और सुरक्षित जगह पर देख करके, और वो दूसरे को पता नहीं चलने देना चाहती है कि भाई, इसलिए वो बार बार चाट करके साफ करते रहती है उसके को, ताकि बच्चा का अलग से गंध न रहे। और एक चीज़ और भी है कि वो बच्चे का जो फिशेज होता है वो टॉयलेट वो भी खा जाती है, ताकि वो फिशेज को दूसरा जानवर न पकड़ ले और उसको जाके खा न ले। 70% टाइम वो उसके साथ रहती है, 30% समय में वो अपना शिकार ढूंढने जाती है, चूँकि उसको और ज़्यादा खाना रहता है, तो ये जो है कि जाती है। तो ये हो गया बाघ का जो कि मोटा मोटी जो कैसे बाघ ये करता है। और बाघ जो जनरली देखा जाता है तो मैक्सिमम जो है एक दिन में 40 किलो तक मांस खा सकता है, नहीं तो फिर जनरली वो 9 किलो से लेकर के 20 किलो के आसपास में वो खाता है मांस, जो है कि उसका 9 किलो अगर पर डे जोड़िएगा तो पर डे 9 से 10 किलो के आसपास आएगा उसका भोजन। तो ये है। लेकिन अगर वो एक बार ही खा लिया, एक हिरन को मार लिया, तो समझिए एक हिरन 1 सप्ताह में, यानी 1 साल में 50 हिरन करीब करीब वो खा जाता है। तो ये उसका ये है। लेकिन उससे ज़्यादा वो नहीं खाएगा, अगर उसका पेट भरा हुआ है वो उससे ज़्यादा नहीं खाएगा। दिन भर ज़्यादातर सोता है, रात में ही वो शिकार के लिए निकलता है। और कभी कभी देखा गया कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी वो दौड़ सकता है शिकार की ये में पीछे पीछे वो उतना भी दौड़ सकता है। तो ये आपका ये बाघ का ये हो गया। तो ये अब हमको ये समझना होगा कि प्रकृति ने हर चीज़ का एक काम दिया है और बाघ का भी एक काम है। तो बाघ को प्रकृति ने इसलिए बनाया था कि वो हर्बीवोरस को कंट्रोल में रख सके, नहीं तो अगर ओवर ग्रेजिंग हो जाएगा तो सोचिए कि क्या होगा। अभी जो है कि धरती कितना ये हरा भरा लग रहा है, लेकिन अगर ये अगर बकरी हो जाए या फिर पटरू हो जाए तो अब ये सब क्या करेगा, वो सब खा जाएगा। तो ये सेलुलोज है इसमें। अब ये सेलुलोज है, इसको पचाने के लिए बैक्टीरिया का ज़रूरत पड़ेगा उसके पेट में। लेकिन कार्निवोरस एनिमल जो होता है उसके पेट में कोई खास बैक्टीरिया का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रोटीन खाता है, तो उसके आंत में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, तो जो पत्ता खाता है, जो सेलुलोज खाता है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और इससे प्रोटीन बनाने के लिए जो है कि कम बैक्टीरिया का रोल ये आएगा। तो इसीलिए जो है कि ये रहता है हर्बीवोरस में। तो इसलिए हर्बीवोरस को नियंत्रित करने के लिए बाघ को भगवान बनाया, तो उसका एक ज़रूरत है। अब क्या है कि बाघ को जब भी हमको बाघ को बढ़ाना है, तो ऐसे तो बाघ बढ़ेगा नहीं, बाघ अकेले तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आप उसका हैबिटेट कम कर दिया। और अगर आप उसको चिड़ियाघर में रख करके बढ़ाते हैं तो उसका कोई मतलब इसलिए नहीं है, क्योंकि बाघ को फिर आखिर बढ़ाने का मतलब क्या है। बाघ अकेले तो बढ़ेगा नहीं, वो बाघ बढ़ेगा तो आपका वन भी बढ़ाना होगा, उसका हैबिटेट बढ़ाना होगा। क्योंकि अभी जो है मानव जाति क्या कर रहा है कि उसका जो पॉपुलेशन का लोड है तो 47,000 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 47,000 किलोमीटर लंबा और चौड़ा वो स्क्वायर हो गया। तो 47,000 किलोमीटर स्क्वायर जो वन का क्षेत्र है उसको 1 साल में मनुष्य जाति ख़त्म कर देता है। इस रफ्तार से मनुष्य जाति जो है उसको ख़त्म करते जा रहा है। तो ये जो है ये मनुष्य जाति को चेतना होगा। अब हम कुछ चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जब बाघ की चर्चा हो रही है तो जिम कॉर्बेट की चर्चा ना हो तो फिर ये चर्चा अधूरी कही जाएगी। जिम कॉर्बेट एक, चूँकि आज जैसा हमने बताया आपको कि सबसे पहले बाघ का जो कोई रिजर्व बनाया गया तो 1936 ईस्वी में ये जो है कि ये विल्ली नेशनल पार्क बनाया गया उत्तराखंड में। वहाँ पर ये नैनीताल के पास ये शुरू किया गया। तो उस समय क्या होता था कि बहुत सारे बाघ जो है वो खा जाते थे ये को। उससे पहले जब वो शुरू हुआ 1936 में, उससे पहले यानी 1900 के आसपास में बाघ अच्छे खासे थे, करीब 40,000 बाघ थे उस समय भारत में। तो वो क्या करते थे वो और उसी दौरान आदमी भी वन को काटता था। तो बहुत बार, अब ऐसे तो कोई नहीं बाघ जनरली किसी पर हमला करता है, लेकिन वो पोचिंग एक्टिविटी के चलते जो है उसको खाने लगता था। तो इंसान को आदमखोर, तो इसी प्रकार का एक प्रकार का आदमखोर बाघ उन दोनों वहाँ पर था। तो उसको पकड़ने के लिए उस समय जो है कि इनको बुलाया गया था। ये आपके जिम कॉर्बेट थे। इनका जन्म नैनीताल में हुआ था, इंडिया में। इनके फादर सेना में थे और ब्रिटिश आर्मी में थे। और ये करीब करीब 16 भाई बहन थे और 16 भाई बहन में ये 8वीं संतान थे और 1885 में इनका जन्म हुआ था। और
तो फिर ये पढ़ने में उनको ज़्यादा मन नहीं लगता था, तो इसलिए फिर वो ये पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए और फिर जो है कि इनको एनिमल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा मन लगता था। तो यही काम, वो पहले रेलवे का नौकरी ज्वाइन किए, फिर उसके बाद फिर वो इसमें आ गए। तो इनको नेचुरल लवर थे, शुरू से उनके प्रति ये था। तो उस समय क्या होता था कि बहुत सारा आदमी को खाता था। अब एक ऐसा बाघ था जो है कि उस दौरान जो है करीब करीब ये हज़ारों आदमी को खा गया था। तो आदमखोर शेर वो ऐसे नहीं खाता था क्योंकि आदमी उसको मारता था। तो बाघ आदमी को जनरली नहीं खाता, कोई बाघ आदमखोर नहीं होता, लेकिन वो आदमखोर इसलिए बन जाता है क्योंकि ह्यूमंस जो है उसको हमेशा तंग करते रहता है। तो जैसे मान ली एक बार भी अगर कोई ह्यूमन उसको गोली मार दिया है, चाहे कुछ कर दिया और वो बच गया, तब फिर वो आदमखोर हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी रक्षा में वो आप पर ये कर लेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि ये तो मारने आ रहा है। अदरवाइज बाघ ह्यूमन को नहीं खाता। तो ये उसमें क्या होने लगा कि भाई तो जिम कॉर्बेट को बुलाया गया, क्योंकि उनकी प्रसिद्धि हो गई थी कि वो बाघ को उसमें बहुत शिकार किया करते थे। तो बुलाया गया, तो वो तुरंत जो है कि उस बाघ को, आदमखोर बाघ को, जो कि नेपाल से भी चितवन से इधर आ गया था इंडिया में, तो उसको वो मारे। तो उसके बाद से फिर धीरे धीरे इनका बहुत नाम हो गया और उस एरिया में लोग इनको भगवान की तरह पूजने लगे, क्योंकि ये लोगों को बचाते थे बाघ से। तो लेकिन शुरू में तो ये करीब करीब 19 गो बाघ को मारे, जो रिकॉर्ड में है, और तेंदुआ भी मारे। तो उसको फिर ला करके इसके ये को उसके दिमाग को, उसके ये को, चमड़े को अपने घर में टांग देते थे। एक बार ऐसे ही हुआ कि ऐसे ही मार के लाए और जब टांगे तो देखे कि अरे उसमें ये है, उसमें उसके स्किन में छेद है, कोई लगता है उसको गोली से मारा था। तो जब वो देखे तो उनको लग गया कि नहीं, ये आदमखोर क्यों होता है, उसका कारण उनको समझ में आ गया। उनको समझ में आ गया कि आदमखोर इसलिए हुआ क्योंकि इसको कोई मारा है, कोई पहले से भाला का छेद था, ये था, घाव था उसको। तब उनको बड़ा दया आया, उनको समझ में आ गया कि बाघ का गलती नहीं है, ये आदमी का गलती है। तो पहले वो आदमी को बाघ से बचाते थे, बाद में बाघ को आदमी से बचाना शुरू कर दिए और उसका बहुत सारा किताब लिखने लगे। तो उसमें मैन ईटर ऑफ कुमाऊँ उनका बहुत प्रसिद्ध रचना है, जो कि बहुत लाखों कॉपी इसका बिका और बहुत सारे भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। उसके अलावा और भी बहुत सारा किताब लिखे। ये लोगों को ट्रेनिंग देने लगे कि बाघ के बारे में बताने लगे, जागरूक करने लगे। तो जिम कॉर्बेट जो है, जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था वो नैनीताल में रहे, और उसके बाद भारत आज़ाद हुआ तो वो केनिया चले गए, और केनिया में भी जंगल में ये ब्रिज पर ये बना के रहते थे, वो जंगल में ही रहते थे, और उस पर भी एक किताब लिखे वो। और उस समय ऐसा माना जाता है कि 1952 ईस्वी में जो महारानी थी वो उनसे मिलने आई थी। वो जब केनिया में रहते थे तो उस समय वो महारानी जो थी इंग्लैंड की, वो उनसे मिलने आई थी और वहाँ रुकी भी थी उनके वो टी हाउस में, जो वृक्ष पर वो घर बनाते थे उसमें वो रुकी भी थी। तो ये जो फैक्ट है, तो जिम कॉर्बेट को हमेशा याद किया जाता है। और जब भारत उनका देहांत हुआ 1957 ईस्वी में, तो फिर उन्हीं के नाम पर जिम कॉर्बेट जो आज जिम कॉर्बेट से जाना जाता है, वो उन्हीं के नाम पर ये कर दिया गया। ये एक तो सबसे पहला ये टाइगर रिजर्व है। दूसरा इसमें क्या है कि इसमें सबसे ज़्यादा, अगर किसी एक टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा टाइगर है तो वो आपका जिम कॉर्बेट में है। तो करीब करीब 200 से ज़्यादा टाइगर वहाँ पर अकेले हैं। तो ये कुछ तथ्य है जिसको कि इंसान को जानना चाहिए। और बाघों को बचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाघ को अगर आप बचाना चाहिएगा तो चिड़ियाघर में रखने से नहीं होगा, उसको पूरा खुला जंगल देना होगा। और जाहिर सी बात है, जब जंगल दीजिएगा तो जब बाघ रहेगा तो फिर उसमें जंगल को आप बिल्कुल ये कीजिएगा तो उसमें हिरन भी रहेगा, तो हिरन को कंट्रोल रखेगा। ज़्यादा ग्रेजिंग नहीं होगा तो आपका ये घास वास पूरा पनपेगा। तो उससे क्या होगा, ये जितना भी आप देखिएगा कि आप अगर गौर से देखिएगा तो ये मिट्टी को रोकता भी है। अब जैसे देखिए यहाँ पर अगर बहुत सारा ये है, अब क्या है कि ये मिट्टी को रोक देता है, मिट्टी में के इरोजन को रोकता है। अगर बारिश होगा भी तो ये पानी को, मिट्टी को बहने नहीं देगा। ये देखिए जड़ जो है इसको पकड़े हुए है, तो इसको पकड़े हुए ये सॉइल इरोजन को कम करता है। तो जितना ज़्यादा, और दूसरी बात है इसी में सड़ेगा, गलेगा, फिर वो खाद बनेगा, तो ये साइकिल चलता रहेगा। लेकिन अगर इसको कोई खा जाए, पता चला कि अब ज़्यादा भेड़ बकरी हो गया, ये पूरा खा गया तो फिर ये तो खत्म हो जाएगा। फिर ये तो कम से कम CO2 तो एब्जॉर्ब कर रहा है ना ये वातावरण का, और ऑक्सीजन छोड़ रहा है, तो ये जरूरी है इसका रहना। तो बाघ इसी को वो ग्रेजिंग एक्टिविटी कम करवा करके वो हमको बढ़ाता है। और इससे क्या होता है कि ग्राउंड ज़मीन के अंदर जो है पानी भी ज़्यादा पहुंचता है। ज़मीन के अंदर पानी भी ज़्यादा पहुंचेगा तो वाटर आपका जो है टेबल भी मेंटेन रहेगा। तो ये भी है। और जंगल में
उसके चलते कहा जाता है कि अभी इस धरती पर बहुत सारे भाषाएं गायब हो जा रही हैं। ये पिछले 50 साल में करीब करीब 50% जो लैंग्वेज था, जो आदमी बोलता था, वो ख़त्म हो रहा है। उसका कारण ये है क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है कि वो जो चूँकि जो जंगल में रहते थे वो अपने अपना भाषा बोलते थे। अब क्या है कि वो लोग जब जंगल नहीं रहा तो फिर वो भाषा कैसे बोलेंगे। तो अगर हम बाघ को बढ़ाएंगे तो इनडायरेक्टली हमारा जंगल बढ़ेगा और इनडायरेक्टली हमारा जो है कि CO2 कमेगा और उसके वजह से क्या होगा कि उसके वजह से आपका ये पर्यावरण सुधरेगा, इको सिस्टम सुधरेगा और फिर आप इस धरती पर रहने लायक आप कर सकते। देखिए अभी कोरोना का समय है तो इसीलिए अब तो ये और महत्वपूर्ण है ये सब चीज़ करना, क्योंकि इंसान ने बहुत तबाह कर दिया धरती को। तो अब धरती भी हिसाब मांग रही है, इसीलिए ये हमें कम से कम एक दिन तो ये जागरूक होकर के रहना होगा और जो है कि बाघों की संख्या को बढ़ाना होगा, तभी जाकर के मनुष्य जाति इस धरती पर सुरक्षित रह सकता है। बाघ से बहुत कुछ सीखने का भी है कि हम भोजन किए और हमारा पेट अभी खाली है और भोजन किए और पेट हमारा भरा हुआ है, लेकिन कोई मित्र का फ़ोन आए तो हम तुरंत फिर खाना खा लेंगे। तो ये जो एटीट्यूड है मनुष्य का, ये ठीक नहीं है और वो एक्सेस कैलोरी से वो बीमारी हो रहा है। अभी हालत ये है धरती पर कि जितना भी खाना उपज रहा है तो इसमें से करीब करीब अभी जितना मनुष्य है उससे 1.5 गुना मनुष्य भी इसको खा सकता है, लेकिन फिर भी 86 करोड़ आदमी भूख से मर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस ढंग से रहेगा कि जब वो अन्न है लेकिन वो अन्न का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है तो उसके वजह से क्या होगा कि जो है कि आपका एक तरफ ओवर ईटिंग से लोग बीमार हो रहे हैं और एक तरफ से भुखमरी से लोग मर भी रहे हैं, 86 करोड़ लोग। तो हमें ये बदलना होगा और हमको लगता है कि ये कोरोना एपिसोड भी उसी का एक तरीका है। प्रकृति ने अनकॉन्शियस माइंड जो है पूरे विश्व का वो चेंज कर दिया। तो अभी क्या है कि लोग सतर्क हुए हैं और जो नॉइज लेवल कमा है, जो है कि आपका पॉल्यूशन बहुत कम गया। अब लोग धीरे धीरे यात्राएं कम करा करेंगी, तो जो केवल 40 साल का धरती पर तेल बचा हुआ था तो वो तेल का बढ़ेगा। करीब करीब 120 साल का आपका मात्र गैस बचा हुआ था तो वो अब थोड़ा सा बढ़ेगा और करीब करीब 400 साल का ही कोयला बचा हुआ था। तो इतना ही बचा हुआ था कि अब उतना ही दिन तक चलता, लेकिन अब जो है कि ये धीरे धीरे ये जो लोग कम निकलेंगे, घर में रह के काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो है कि आपका प्रकृति सुधरेगा। तो मनुष्य को बाघ से सीखने की आवश्यकता है कि वो कहने के लिए हम लोग बोलते हैं कि बाघ बर्बर है, लेकिन बाघ बर्बर नहीं होता। बाघ जो है कि बर्बर नहीं होता। बाघ बस उतना ही खाता है, जैसे एक हिरन का शिकार किया तो फिर वो दूसरा हिरन तब तक नहीं खाएगा जब तक कि वो अब 1 सप्ताह के बाद ही वो शिकार करेगा। इस बीच में अगर कोई आ भी गया तो उसको कुछ नहीं करेगा। तो ये जो है, ये जब हम बाघ से सीख सकते हैं ये सब चीज़, तो एक दिन है जिस दिन हमें ये समझना होगा कि बाघ क्यों ज़रूरी है और हमें आगे आना होगा और संरक्षित करना होगा। ये गंगा नदी में भी डॉल्फिन यहाँ मिलता है, तो हमें भी ये देखना होगा कि आखिर जो प्रकृति ने हमें दिया है तो उसको हमें कम से कम एज इट इज रहने दीजिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उसको ख़राब मत कीजिए। तो प्रकृति ने सब कुछ अपना व्यवस्था करके रखा है। इंसान को लगता है कि हम उसको चेंज कर देंगे, लेकिन ऐसा आप कर नहीं सकते। प्रकृति हर चीज़ का काम बनाई हुई है। बात जो है कि फूड चेन में सबसे टॉप पर है। अब अगर टॉप को हटा दीजिएगा तो ये पूरा का पूरा ये चेन बैठ जाएगा, तो उसके वजह से दिक्कत हो जाएगा। ऐसा देखा गया है कि USA में भी बहुत सारे जो CR वगैरह का था उसको ख़त्म कर दिया गया, तो देखा गया कि बहुत सारा वृक्ष भी ख़त्म हो जा रहे हैं। तो ये उसी अनुसार से चलेगा। सबका कुछ ना कुछ रोल है और ये कम्प्लेक्स चीज़ है। इसको इंसान को अभी समय लगेगा, धीरे धीरे समझ रहा है तो वो सचेत हो रहा है। और यही कारण है कि जैसे पॉपुलेशन भी जो प्रोजेक्शन है कि 2100 तक भारत का आबादी उल्टा घट करके और 1 अरब हो जाएगा। शुरू में तो बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आबादी और कम हो जाएगा। तो ये जो है नेचर जो है अपना रास्ता खुद तय कर लेता है और इंसान को अभी संभलता भी है। ऐसा नहीं है, गलती करता है तो संभलता भी है। बाघों की संख्या कम हो गई थी लेकिन अब फिर से बढ़ रहा है। तो ये जो है सब लोगों का दायित्व है, केवल सरकार का दायित्व नहीं है कि हमें इसको बचाना होगा ये बाघ को। तो ये सब कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था विश्व बाघ दिवस पर। आइए हम सब प्रतिज्ञा करें कि
ये बाघों की संख्या को हम लोग बढ़ाएंगे और ये समझेंगे कि बाघ भी ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है इस धरती पर। दुनिया में कोई भी चीज़ बिना काम के ईश्वर नहीं बनाया है, हर चीज़ का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है। और केवल अगर पेड़ बचता है तो आपका बहुत सारा इकोसिस्टम और भी चीज़ जो है बहुत सारा वो भी आप बचा लीजिएगा। जैसे पिछले 50 साल में हमने 70% मेराइन इकोसिस्टम को ख़त्म कर दिया। तो हम लोग जो बढ़े, हम लोग जो कहते हैं कि विज्ञान ने तरक्की किया अब और हमारा जो है कि एज जो है बढ़ गया, 70 साल हम लोग जी रहे हैं, एज एक्सपेक्टेशन एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये जो बढ़ा है तो किस कीमत पर बढ़े हैं? हमने बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म किया है। जब बायोडाइवर्सिटी आप ख़त्म किए यानी कि आप दूसरे जानवर को मार दिए और उसका जीवन आप खुद ले लिए, तो आप बोले कि हम बड़ा विज्ञान तरक्की कर लिए। ये तरक्की नहीं है। आखिर एक ऊर्जा ही दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट किया है और कुछ नहीं हुआ है। तो अब मनुष्य को चेतना होगा कि अगर उसको धरती पर सही तरीके से रहना है तो ये धरती का स्वास्थ्य जब तक वो खराब करते रहेगा उसको खुद का जीवन पर आँच आने लगेगा। तो अब एक संभलने की आवश्यकता है और उम्मीद करते हैं कि अब हम लोग संभल रहे हैं और इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, वैसे तो मैं एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन हमें लगता है कि अगर एक चिकित्सक हैं तो आपको समाज, संस्कृति, दुनिया और ये सभ्यता, इस सब के बारे में, भाषा, सबके बारे में आपको सचेत रहना होगा। क्योंकि 50% आर्ट है मेडिकल साइंस और 50% ये आपका ये साइंस है। तो आपको ये ऑब्जेक्टिवली एज वेल एज सब्जेक्टिवली ही एक्टिव होना पड़ेगा, सबके प्रति जागरूक होना होगा, तभी आप अच्छे चिकित्सक बन पाइएगा। लेकिन ये तो सबके लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं हर मुद्दे पर वीडियो बनाता हूँ, अच्छा लगता है। और आपने हमारी बात को बड़े ध्यानपूर्वक से सुना, इसीलिए मैं आपसे अनुग्रहित हूँ और इसी ढंग से अलग अलग मुद्दों पर आपसे मिलता रहूँगा। अच्छा लगेगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी भेजी जा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको सही समय पर ये सूचना, जो भी हम वीडियो बनाते हैं वो आपको सही समय पर मिल जाए। तो मिलते रहेंगे इन्हीं सब ये के साथ। मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर अगले वीडियोज़ में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। धन्यवाद।